अच्छा, आज की क्लास में हो सकता है कि कुछ लोगों को 10-12 पॉइंट रिपीट टेलीकास्ट लगे, तो आता तो है ही सब कुछ। मैं क्या करूं? इनपुट टैक्स क्रेडिट का इंट्रोडक्शन करते समय कुछ बातें आपको पहले से आती होंगी, लेकिन आप लिखिएगा जरूर, लिखें। हाँ सर, जी जी जी, बहुत सारे मिनट रुके थे वैसे हम। दिल्ली का कोई एक एसजीएसटी ऑफिस थोड़ी है, पूरा इलाका जो है अलग अलग वार्ड में बटा हुआ है, अलग अलग वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, तो अलग अलग इलाके का अपना अपना एसजीएसटी ऑफिस है। हाँ भैया, जमुना पार करिए आप। आइए, तो सबसे पहली हेडिंग, व्हाट इज आईटीसी। धैर्य रखें, चैप्टर सीरियस है। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, लिखें आप। पॉइंट 1, क्रेडिट मीन्स एडवांटेज। यहां पर क्रेडिट का मतलब उधार नहीं है, यहां पर क्रेडिट का मतलब है एडवांटेज। क्रेडिट मीन्स एडवांटेज, क्रेडिट मतलब लाभ, क्रेडिट मतलब फायदा। पॉइंट 2, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स एडवांटेज ऑफ इनपुट टैक्स। देखो भाई, सुनने में आपको ये लाइनें बचकानी लगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने मन की कटोरी खाली करके बैठो, पहले से सोचोगे ये तो ऐसा होता है तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 70 से ज्यादा सवाल हैं इस चैप्टर में, जो खुद करने हमें क्लास में, ये होमवर्क में नहीं सॉल्व हो सकता चैप्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब फायदा। जब क्रेडिट का मतलब फायदा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब भी फायदा। लेकिन किसका फायदा? इनपुट टैक्स का फायदा। पॉइंट 3, इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेड ऑन परचेजेस। भाई आवाजें कम कृपया। संदीप, आवाजें कम। इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेड ऑन परचेजेस और इनपुट्स रिसीव्ड बाय अस। मतलब जो भी हमने खरीदा या हमें प्राप्त हुआ, उस पर हमने जो टैक्स पे करा, उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। राइट। पॉइंट 4, when we sell or supply something, we collect tax on the sale from customer. Comma, it is called output tax. जब भी कभी हम सामान बेचते हैं तो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। हम जो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स।
0.5. Output tax is not our income. आउटपुट टैक्स हमारी इनकम नहीं है, कॉमा, इट इज अवर लाइबिलिटी. इट इज अवर लाइबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर. It is our liability to collect tax from customer and then pay it to the government. Pay it to the government. इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं जीएसटी को, क्योंकि जा तो आपकी जेब से रहा है लेकिन पेमेंट करने आप नहीं जाते. आपकी जेब से पैसा निकलकर सीधे सरकार को इनकम टैक्स में जाता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है. तो आउटपुट टैक्स हमारी इनकम नहीं है, ये तो हमारी लाइबिलिटी है. ठीक, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6. व्हेन वी मेक पेमेंट, when we make payment of output tax, when we make payment of output tax to the government, when we make payment of output tax to the government, comma, we need not to pay full output tax. We need not to pay full output tax, comma, we can reduce our liability. We can reduce our liability we can reduce our liability by deducting amount of input tax from output tax, and only remaining needs to be paid. Only remaining needs to be paid. यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिख कर आनी है. बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपको किताबों की लैंग्वेज लिख कर आनी है. इनपुट टैक्स की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन बड़ी खतरनाक है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कहता है, इट in relation to registered person, it means central tax, state tax, integrated tax, union territory tax charged or any supply of goods or made to him and includes the following. बताओ, ये लंबी चौड़ी नीचे लिस्ट दे रखी है. आपको पेपर में खाली इतना लिख कर आना, खरीदी का टैक्स इनपुट और बेची का टैक्स आउटपुट, बात खत्म, नमस्ते. वो मैच करेगा 2,80,000 रुपए का वैल्यू मैच आया कि नहीं आया, वो ये सब कुछ नहीं चेक करेगा कितनी प्यारी इंग्लिश और पंक्चुएशन मार्क्स लगा रखे तुमने पेपर के अंदर. समझे सर? हम विशेष रूप से तब जब आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो लैंग्वेज पर जब आप ध्यान देते हैं तब जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बनाकर सबमिट करनी हो ऑनरेबल हाई कोर्ट को, यहां हमें पेपर में लिख कर आना, भाई 24,000 रुपया कैसे आया ये बताओ, तो अपने शब्दों में लिख कर आइए. इस कहानी को अगर देखें तो हमने क्या सुना कि हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन हमें वो पूरा जमा नहीं करना पड़ता, उसमें से इनपुट वाला टैक्स माइनस हो जाता है. इस बात का हमें क्या मिल जाता है? फायदा. पक्का क्लियर? हाँ, तो ज्यादा आसानी से आपको समझ आएगा जी. चलिए
पॉइंट नंबर 7, let us understand input and output tax. Let us understand input and output tax with the help of following entries. मैं अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस हमें हमारे काम की जो चीजें चाहिए वो जरा हम ध्यान से देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जी, हमने परचेज करा कुछ, तो बताइए जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट, रुपया कम कर देते हैं जी, इसको कर लीजिए 900 और इसको कर लीजिए 100, राइट? टू बैंक अकाउंट 1000 रुपए। बताइए, क्लियर हो गई बात? हम जब भी कभी परचेज करते हैं तो शुभम नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये नॉर्मल एंट्री के जमाने चले गए ना, हम तो सीएमए इंटरमीडिएट में हैं। हमें वो एंट्री चाहिए जो असलियत में दुनिया करती है। वो क्या है बताओ? परचेज डेबिट होगा वैसे ही जैसे होता है, और बैंक क्रेडिट होगा वैसे ही जैसे होता है। सिर्फ परचेज में जो तुम पूरे 1000 रुपए डाल देते हो, वो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाता है। अगर आप परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपए से कर देंगे तो वो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? जबकि क्लोजिंग स्टॉक में टैक्स की वैल्यू नहीं जोड़नी होती। ये जो इनपुट का टैक्स है ये तो वापसी मिल जाएगा ना तुमको, तो फिर इसे स्टॉक की वैल्यू में क्यों जोड़ रहे हो? तुम ये क्यों कह रहे हो कि मुझे 1000 रुपए का माल पड़ा? तुम तो ये बोलो ना भाई, 900 का माल मैं 1000 में लाया हूं, 100 रुपए तो मुझे वापसी मिल जाएंगे। इसलिए ये जर्नल एंट्री होती है असली में। ठीक है सर? जब आप ग्रुप 4 में जाएंगे सीएमए फाइनल में, तो वहां भी अकाउंटिंग फॉर जीएसटी है। 11-12 में तो थी थोड़ी सी, वहां पर भी है ग्रुप 4 में दोबारा। हां, इसकी वैल्यू यहां पर इसलिए लिखते हैं, इसकी वैल्यू यहां पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर पेमेंट करते वक्त एडजस्टमेंट कैसे होगी? हाँ, अभी मिला नहीं, अभी तो पे करके आए ना। सर आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं हम सेलर ही हैं, लेकिन जो माल हम बेचते हैं वो जादू से थोड़ी पैदा करते हैं। पहले खरीद के लाए होंगे ना, तो ये वो खरीदने की एंट्री है। ठीक, हमने जो भी बेचा, हम हमेशा बेचते ही थोड़ी रहेंगे, हम सेलर हैं तो। एज अ सेलर पहले हमने ये खरीदा, अब आगे सुनिए आप। अब यही माल हमने बेचा, अब ये माल हमने बेचा, अब देखिए सेल। सेल की जनरल एंट्री बताइए भाई क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट टैक्स। हमने कोई सामान, हमने जो सामान बेचा वो अभी फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए में बेचा, जिसके अंदर 450 सामान की वैल्यू थी और 50 रुपए आउटपुट टैक्स था। ठीक, जरूर थोड़ी है जो खरीदा वो सारा ही बिक गया। हमने जो बेचा
इसका मतलब हमने कस्टमर से 500 रुपए तो लिए, लेकिन हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हमारी जो कमाई है वो केवल और केवल कितने रुपए होगी? 450 रुपए। ये 50 रुपए जो है वो तो आउटपुट टैक्स है, ये तो लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट है। देख लो, अगर आज के दिन बैलेंस शीट बना ली जाए तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी साइड जाएगा और इनपुट टैक्स एसेट साइड, क्योंकि ये बेनिफिट है अक्रूड और ये लायबिलिटी है ड्यू। अब बताइए, अब हमने क्या करा? अब हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है, तो कैसे एडजस्टमेंट होगी? आउटपुट टैक्स कम होगा ना, आउटपुट टैक्स हमें कम करना है, आउटपुट टैक्स हमें रिड्यूस करना है। किसकी वैल्यू से? इनपुट टैक्स की वैल्यू से। आउटपुट टैक्स हमें क्या करना है? रिड्यूस। ये बात पक्का पता है? आउटपुट टैक्स हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो यहां पर आउटपुट टैक्स को डेबिट कर देंगे टू इनपुट टैक्स। कितने रुपए से करेंगे ये सब कुछ? 50 रुपए से। ठीक, यहां तक समझ आ गया? अब बताइए पेमेंट। अब हम पेमेंट करेंगे, तो बताइए क्या करना है? नो पेमेंट, क्योंकि आउटपुट टैक्स तो जीरो हो चुका। हमने कस्टमर से 50 रुपया लायबिलिटी के रूप में ले लिए और वो पूरे के पूरे 50 इनपुट टैक्स क्रेडिट में एडजस्ट हो गए। पहले बताओ, ये बात समझ आई? हमने यहां देखो राहुल, आउटपुट टैक्स कस्टमर से कितना रुपया लिया था? 50 रुपए। ये हमारे पास रहने थे या सरकार को जमा करने थे? तो हमने 50 में से पहले इनपुट माइनस करा, तो वो तो जीरो हो गया, लायबिलिटी हमारी जीरो हो गई। वो तो इनपुट बचेगा, पेमेंट थोड़ी करनी सरकार को जाके। आउटपुट टैक्स की जो लायबिलिटी थी वो जीरो हो गई। नो पेमेंट बिकॉज आउटपुट टैक्स हैज बिकम जीरो। ठीक है, अगली बात बताओ मुझे। अगला हमें यह सीखना है कि बैलेंस इनपुट टैक्स का क्या होगा। बैलेंस इनपुट टैक्स क्या होगा? कैरीड फॉरवर्ड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट एसेट है ये। किसमें? बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स में। हां, इनपुट टैक्स अकाउंट और आगे पैसे। जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो इसमें इनपुट टैक्स ही तो दिखेगा। भाई 100 रुपए इनपुट टैक्स था, 50 रुपए एडजस्ट हो गया, 50 रुपए बचा। पहले ये बताइए, ये समझ आ गया आपको? ये आपको समझ आया हो तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो आप आज पढ़ेंगे उसमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि चैप्टर 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन में ये यूज हो रहा था। ठीक, चैप्टर 0 में यही पढ़ाया था मैंने जब बैच शुरू हुआ था। पहले दिन ना दिल नहीं करता वो पढ़ाने का, बेसिक थ्योरी, फिर ट्रायल में बच्चा जजमेंट भी नहीं कर पाता। ये लिख लिया जी हमने, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 पर आइए। सो इट इज क्लियर दैट, प्लीज लिखिए, सो इट इज क्लियर दैट इनपुट टैक्स इज एन एसेट, input tax is an asset which can reduce output tax which is a liability.
आउटपुट टैक्स विच इज अ लायबिलिटी। ये बात समझ आई आपको? एक बात हमें स्पष्ट हो गई कि इनपुट टैक्स एक संपत्ति है जिसके अंदर ये ताकत है कि वो आउटपुट टैक्स को कम कर देती है, और आउटपुट टैक्स मतलब हमारी लायबिलिटी। इतना क्लियर हो गई जी बात? यहां तक समझ आ गया? अगली हेडिंग डालिए, कंडीशंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो फिर हम शुभम वो करते हैं ना, जैसे तुम ऑपोजिट कर दो, इनपुट टैक्स 50 रुपए होता केवल और आउटपुट 100 रुपए होता, तो आउटपुट बचता 50 रुपए, हम उसको सरकार को पे करते, आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हेडिंग डालिए, कंडीशंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स। कंडीशंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स, इस पे लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में यही होगा केवल, काफी जो कंडीशंस है वो गहराइयों तक आप समझें। हेडिंग डाल दिया आपने, पॉइंट 1, पॉइंट 1, वी आर एलिजिबल to take benefit of input tax only if all the conditions of section 16 are fulfilled। सेक्शन 16 जो है वो आजकल बड़ा फेमस हो गया, इसलिए मैंने सेक्शन 16 नंबर लिखवा दिया। जगह जगह पहले जब जीएसटी नई नई आई थी तो इंप्लीमेंटेशन पर सरकार का ज्यादा जोर था, जिसने जैसा इनपुट टैक्स ले लिया, कोई देखने वाला था नहीं। अब जब जीएसटी पूरी तरह से लागू हो गया, सही तरीके से काम करने लगा, अब सरकार कह रही है चलो यार अब थोड़ा तिजोरी भरते हैं। तिजोरी कोई गलत तरीके से नहीं भरते हैं, ईमानदारी से। कैसे? अब वो नॉन कंप्लायंसेस को चेक करते हैं, अब वो आप लोगों की गलतियां और गड़बड़ियों को देखते हैं। आप एलिजिबल नहीं है फिर भी क्रेडिट ले लेते हैं। कुछ कंडीशंस का पालन करना है हमको। सेक्शन 16 कहता है पहले ये करो फिर इनपुट टैक्स मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। वो हम पूरी करते नहीं, हम तो इनपुट टैक्स ले लेते हैं। क्योंकि कंप्यूटर कितना भी चाचा चौधरी हो ले, वो इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज नहीं हो सकता किसी भी हाल में। वो तो हम यूज नहीं करते ये 250 ग्राम को, इसलिए ऐसा है। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जीएसटी की जो पोर्टल है उसको ये नहीं पता कि क्या चीज तुमने खरीदी और क्या बेची, क्या क्रेडिट अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है। वो तो जो तुम भरोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, उस समय तो रिटर्न भर जाएगा तुम्हारा। चिट्ठी आएगी 1.5 साल बाद अचानक से, जब तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम कौन से कांड करे बैठे हो। तो फिर इससे बढ़िया है कि कांड करो ही मत। ये शर्तें समझ लो सेक्शन 16 की, जो ये पूरी करेगा वही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा। तो लोगों पे जो नोटिस आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? 16 के नोटिस। ऐसी 4 लोग बाजार में सड़क पे खड़े होंगे तो आप कान लगा के सुनिएगा, वो यही बात कर रहे होंगे, भाई साहब लाला जी पे 16 का नोटिस आ गया। 16 का, जैसे 420 बड़ा मशहूर है वैसे जीएसटी में 16 बड़ा मशहूर है आजकल। ठीक है, चलो अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पर आइए। ऑल कंडीशंस, लिखिएगा, ऑल कंडीशंस आर कंपल्सरी इन नेचर। all conditions are compulsory in nature।
ऑल कंडीशंस आर कंपल्सरी इन नेचर इवन इफ, लिखिएगा, इवन इफ वन इज नॉट फुलफिल्ड, even if one is not fulfilled, comma, ITC cannot be availed. अगर सिर्फ एक भी रह गई हो कंडीशन पूरी करने से, तब भी हम आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ये जो 1 2 3 करके पॉइंट था वो खत्म कर दीजिए। लेफ्ट में छोटी छोटी सब हेडिंग डालेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ऐसे करते करते। सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन 1, पोजेशन ऑफ, कंडीशन 1 का हेडिंग डालिए, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, possession of tax paying document, possession of tax paying document। क्या मतलब? मतलब यह है कि यदि आपके पास कोई ऐसा कागज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आपने टैक्स पे किया है परचेज करते समय, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा अपने ऑफिस के लिए और वो इनवॉइस जो बिल आपको परचेज के समय मिला था वो आपने फेंक दिया डस्टबिन में उसी समय। तो हो सकता है अकाउंटेंसी वाला तो मान ले, जनरल एंट्री पास करते वक्त उसने भी आपसे पूछा, अकाउंटेंट ने, सर बिल नहीं आया फ्रिज का, आपने कहा यार आया तो था, वो फेंक दिया कल। लेकिन अकाउंटेंट को फ्रिज दिख रहा है तो ऑडिट में गलती नहीं पकड़ी जाएगी, कोई बात नहीं, फ्रिज तो है, दिख तो रहा है, कम से कम बिल नहीं है, नहीं सही। लेकिन कमिश्नर ने आपको बुलाया और आपसे कहा ये जो आपने माइनस कर रखे हैं 9,000 रुपए, क्या खरीदा था आपने? हम कह रहे सर वो रेफ्रिजरेटर गोदरेज। अच्छा कब? 16 जुलाई 2020। वो कह रहे जी जरा बिल दिखाओ। वो तो नहीं है सर, लेकिन फ्रिज है असली, फेक एंट्री नहीं है सर, विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं है, सच में खरीदा था, बैंक स्टेटमेंट में देखिए कार्ड से पेमेंट करी है हमने करंट अकाउंट के। वो कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कागज दिखाओ जिस पे लिखा हो सेलर ये है, बायर ये है, फ्रिज ये है, पैसे इतने हैं, टैक्स इतना है। सर वो बिल तो है नहीं, वो तो खो गया। तो वो कह रहा कोई बात नहीं, कोई और कागज ले आओ। जब तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर फ्रिज घुसा होगा तो डिलीवरी चालान बना होगा, क्या पता उस पर टैक्स का वैल्यू लिखा हो। जब सेलर के गोडाउन से निकला हो तो क्या पता वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट चालान बना हो, क्या पता उस पर टैक्स लिखा हो। तो इसका मतलब यह हुआ कोई ऐसा खतरनाक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनवॉइस ही चाहिए। आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा है, सच अदर डॉक्यूमेंट, जो भी सबूत दे दे इस बात का कि ये हमने कहीं से चुराया नहीं है, ठीक है, बिना बात का टैक्स माइनस नहीं करा हमने। यहां समझ आ गया आपको? लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना तो प्रैक्टिकल भूल जाना है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, वैसे टैक्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच होने चाहिए। टैक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि हम थ्योरी में कुछ और पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल में कुछ हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल में हल्का सा अंतर क्या है सुनिए। हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा मान लो उससे, टाटा क्रोमा से, ठीक, तो टाटा क्रोमा ने जीएसटी रिटर्न भरा होगा। तो जीएसटी रिटर्न जब कोई भरता है सेलर, तो हमारी पोर्टल पे दिखने लगता है तुमने खरीदा है, तुमने खरीदा है, ऐसे ब्लिंक होगा, ऐसे मान लो ना, ऐसे दिखेगा कि ये चीज तुमने खरीद रखी है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हमने खरीद रखी है, तो वो ऑटो मैच है, कमिश्नर नहीं बुलाएगा आपको उसमें, ठीक है भाई। हम कह रहे हैं हमने खरीदा है, तो सिस्टम ये भी तो दिखाए कि किसने बेचा है। जिसने बेचा है उसने हमारा जीएसटी नंबर भी डाला होगा वेबसाइट पर जीएसटी की। हम अगर क्लेम कर रहे हैं कि हमने खरीदा तो हम खरीदने की एंट्री करेंगे। अगर कोई कह रहा है कि मैंने बेचा तो वो बेचने की एंट्री करेगा। तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये बता रहा हूं, हमें खरीदने की एंट्री करनी नहीं पड़ती, ऑटो रिफ्लेक्ट दिखती है वहां पे।
तो जब वो ऑटो रिफ्लेक्ट दिखती है तो मिसमैच का चक्कर काफी कम हो जाता है। समझ गए सर आप? चलिए इसके अंदर भरना शुरू करते हैं। देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट, छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ है। देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट there must be some document like tax invoice, debit note or other prescribed document कोई और कागज जो भी हो, to provide an evidence that purchase was done inclusive of tax value। मतलब जो हमने परचेज करी है वो टैक्स वैल्यू जोड़ने के बाद करी है। तो ये अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप फंस जाएंगे कचहरी में। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वैसे तो हम ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में जाके दिखाना होता है हर परचेज के बाद बिल है, मान लिया जाता है कि बिल है। अरे इनकम टैक्स रिटर्न में आप पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारी छूटें हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं कि आपने इंश्योरेंस कराई है तो अपनी इनकम में से माइनस कर लो, ठीक। तो सरकार कोई मांगती थोड़ी है इंश्योरेंस की रसीदें, वो तो अपने पास रखे रहो, कल को यदि मांगी तो दिखानी पड़ेगी। समझ गए? बिल्कुल वैसी सिस्टम यहां पर है। ऐसा नहीं है कि कोई इनवॉइस की कॉपी वहां पर जाकर हमें अपलोड करनी है, ये देखो हमने खरीदा जज साहब, वो भुलाएंगे तो लेके जाना है, उस दिन नहीं हुआ तो आप गए। क्लियर हो गई जी बात? चलिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिसीट RECEIPT, प्राप्ति या पावती। रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब आप कह रहे हो कि आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, हम कह रहे जी कमिश्नर साहब ये रहा बिल देखिए। वो कह रहे कहां रखा है? कहां रखा है सर, क्या बताऊं, 2 महीने से डिलीवरी मांग रहे, आ ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सा कलर पसंद कर लिया था एमडी साहब ने, अब तक डिलीवरी नहीं हुई। तो कमिश्नर कह रहा तो तुमने क्रेडिट माइनस कर लिया अपने आउटपुट टैक्स में से। हाँ पैसे दे दिए ना सर, बिल बन गया, पेमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, फ्रिज आना बाकी हो तो आ जाएगा कभी भी। सरकार कह रही क्यों, सेक्शन 16 नहीं पढ़ा आपने? सेक्शन 16 क्या कह रहा है? पैसे चले गए हो कोई मैटर नहीं करता, बिल आपके हाथ में रखा हुआ हो कोई मैटर नहीं करता, वो फ्रिज कहां है जो खरीदा था वो दिखाओ, वो तो आया नहीं अभी तक। जो भी आप खरीद रहे हैं या जो खरीद चुके हैं वो आपके पास आना चाहिए, चाहे गुड्स हो या सर्विस। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते उसके बिना। कंपनी के चेयरमैन के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक हुआ अगले साल की अक्टूबर का, ठीक, पक्का। हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट आज ले लिया, तो प्रैक्टिकली कोई आजकल बुला नहीं रहा कमिश्नर। सच बताऊं तो उनको भी तो रिसर्च करनी पड़ चाहिए ना, इतने सब मैटर में नोटिस भेजने से पहले। अब इतने बिजी हैं वो लोग, क्या करें। हम तो आईटीसी ले लेते हैं, सिस्टम अलाउ भी कर देता है क्योंकि सिस्टम खुद रिफ्लेक्ट करता है। क्या आपने एयर इंडिया से टिकट बुक कराए थे? हम कहते हैं यस एक्सेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि वो खुद हमें लालच दे रहा है, रसगुल्ला खा लो। हम इनपुट टैक्स ले लेते हैं और जबकि जिस सर्विस को खरीदा है हमने वो सर्विस अभी तक हमें रिसीव हुई ही नहीं।
तो वो क्रेडिट गलत है, और गलत क्रेडिट पे 24% का ब्याज है सर। ऐसे फंसता है आदमी और दोष देता है जीएसटी कमिश्नर को, रिश्वत मांग रहे हैं वो। जो वैल्यू, हां, तुमने माइनस कर लिया ना इनपुट टैक्स, और तुम्हें करना चाहिए नहीं था, तो जितने भी रुपए तुमने माइनस कर लिए उतने रुपए जिस दिन तुम एलिजिबल बने, इनपुट टैक्स तो वही है ना जो माइनस हुआ, बाकी इनपुट टैक्स, सेल का जो टैक्स है, सेल का टैक्स जो है 100 रुपए, उससे हमारा मतलब नहीं। उसमें से 50 रुपए जो इनपुट टैक्स तुमने माइनस कर लिया, वो तुम्हें करना नहीं चाहिए था, तुम एलिजिबल नहीं हो, तो उस 50 रुपए को माइनस कर लिया ना, अब 50 रुपए पे ब्याज दोगी तुम 24%। उसका भी चैप्टर आएगा इंटरेस्ट का। लेकिन बात समझ आ गई आपको सर? ठीक, सुनते रहिए आप। बहुत सीरियस है सर टॉपिक, मजाक होता तो मैं ही कर लेता। अब वो माल, मान लो ये पता चल गई, रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वो गुड्स हमने रिसीव करे, गुड्स हमने रिसीव करे, सुन लो, उसको पानी देख के तुम्हारा क्या भला होगा, तुम इधर देखो। गुड्स हमने रिसीव करे तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मान लो कि गुड्स सेलर के गोडाउन से तो चले, बायर के पास पहुंचे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता साहब? दूध के प्लांट से जब दूध का ट्रक चलता है, टैंकर, तो एक आध लीटर तो यूं ही बूंदों में ही निपट लेता होगा। हाँ हाँ सर, 5000 लीटर का टैंकर अगर है, उसमें 10 लीटर 5 लीटर यूं बह गया तो पता भी नहीं चलेगा आपको लेवलिंग में। तो सोचिए, उदाहरण के लिए 5000 लीटर केमिकल जीएसटी का बिल पे करके मैंने खरीदा। जब मेरे प्लांट पे वो पहुंचा, मैंने कहा फिर नापो इसको, 5000 लीटर है कि नहीं, ये सेलर बदमाशी तो नहीं कर रहा। तो 4990 लीटर निकला, वो 10 लीटर कम था। हमने टेलीफोन करके सुनाया उसे बहुत, डैश डैश डैश। वो कह रहा भाई साहब 10 लीटर कम होता ही है। हम कह रहे यार तेरे आंगन में कम होता होगा, 5000 का टैंकर आया तो 5000 ही तो आएगा भाई। ऐसे नहीं होता, आप समझे नहीं, ये तो आप बच गए। 25-30 लीटर बह जाता है रास्ते में, ये तो आपको 10 लीटर ही बहा, बच गए आप। ठीक, हमने कहा भाई साहब ये टेंशन नहीं है कि 10 लीटर बहा या 20 लीटर, प्रॉब्लम ये है कि हम जीएसटी कमिश्नर हमें ना पकड़ ले। सेलर करा क्यों पकड़ेगा भाई? हम कह रहे क्यों नहीं पकड़ेगा, बिल है 5000 लीटर का, हमने क्रेडिट लेना है 5000 लीटर के वैल्यू का, 5000 लीटर जितने भी रुपए का बनेगा। अब तुम कह रहे हो 10 लीटर कम भेजा तुमने, तो क्रेडिट कितने का लूं, 5000 का या 4990 का? पूरे 5000 का। यदि वो नॉर्मल लॉस है तो उसे इग्नोर कर दो। यदि वो नॉर्मल लॉस है केवल, तो उसे इग्नोर कर दो। प्रोसेस में भी आप यही करते होगे। तो जो प्रोसेस की कॉस्टिंग में करते हो वही प्रोसेस के जीएसटी में करो। अब कहां तक ध्यान रखें यार 2-4 लीटर का नॉर्मल लॉस? अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इतने किलो तो नॉर्मल लॉस हो गया जी रास्ते में, हम कह रहे हैं अरे छोड़ ना, नॉर्मल लॉस हो गया, पूरा 5000 का क्रेडिट ले लो, ठीक है। लेकिन अगले साल फिर उससे केमिकल मंगाया, 5000 लीटर मंगाया, आया कितना 3500, 500 लीटर बह लिया इस बार। हमने फिर फोन करा उसे, बातें सुनाई उसको, करा भाई 5000 लीटर में से 500 लीटर में से 300, वो 5000 लीटर में से 3500 पहुंचा केवल, मान लो 1500 लीटर गायब हो गया, या 500 लीटर में से 350 केवल पहुंचा, 150 लीटर गायब हो गया। आपको नहीं पता? मैं कहा नहीं मेरे को नहीं पता। अरे टेम्पो टैंकर पलट गया था भाई साहब इंदिरापुरम के सड़कों पर, आप देखो ट्रैफिक जैम है वहां पर, केमिकल में से गैस निकलने लग गई। मैं कहा अच्छा भाई हमें नहीं पता, सॉरी। लेकिन देखो भाई साहब पैसे तो आपको 500 लीटर के पूरे देने पड़ेंगे। हमने कहा क्यों देने पड़ेंगे भाई, जब हमारे पास पहुंचा ही नहीं 500। नॉर्मल लॉस तो चल इग्नोर कर दिया था हमने 10 लीटर पिछले साल,
एबनॉर्मल लॉस कैसे इग्नोर कर दूं? वो कह रहा है जी मुझे नॉर्मल एबनॉर्मल तो पता नहीं, मैंने जो माल बेचा था ना उसके कॉन्ट्रैक्ट में पहले दिन ही छपा था, मेरी फैक्ट्री का गेट बंद हुआ, अब सड़क की जिम्मेदारी आपकी। सेल ऑफ गुड्स भी यही कहता है, ट्रांजिट का रिस्क जो है सर बायर का होता है, सेलर का नहीं। वो तो बात अलग है कि हम अमेजोन को पैसे नहीं देंगे अगर अमेजोन माल हमें नहीं देगा तो। अमेजोन के गुड़गांव के गोडाउन से माल चला और कनाट प्लेस में रोड एक्सीडेंट में वो सामान जल गया, तो नुकसान बायर का है। वो तो अमेजोन अच्छी है जो हमसे पैसे नहीं लेती उसके, समझे सर आप? तो अब क्या हो रहा है देखो इस कहानी में, हमने पैसे तो देने पड़ रहे हैं 500 लीटर के, इनवॉइस बना हुआ है 500 लीटर का, लेकिन हमारी चौखट पे जो माल आया वो आया 350 लीटर ओनली। तो क्रेडिट कितने का मिलेगा, 500 का या 350 का? 350 का केवल। नियम क्या बना कि पैसे कितने गए उससे मतलब नहीं है, आया माल कितना उससे मतलब है। एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर करना है। समझ आ गई जी बात? अभी सुनते जाइए। अब मान लीजिए माल रिसीव तो पूरा हो गया, मान लीजिए गुड्स रिसीव तो पूरे हो गए, और रिसीव करने के बाद हमने अपनी अलमारियों में केमिकल को सजा दिया, सारे टैंकर को बॉटल में रख के लगा दिया, ठीक है। कमिश्नर आ गया एक दिन, कराइए जो तुमने माइनस करे थे पैसे, केमिकल खरीदा था। हमने कहा जी ये रहा इनवॉइस, हमें लगा शायद यही देखने आया है। फिर बोला माल आ गया, ये रहा सर, सब टैंकर में लगा, देखो आप। तो ये अभी तक यहां क्यों रखा है? हमने कहा सर वो कुछ जो है वो यूज हो गया, कुछ अभी यूज होना बाकी है। ऐसा थोड़ी है कि सारा का सारा अभी खरीदेंगे और अभी खा जाएंगे। ये रखा है डब्बों में, सारे डब्बों को खोलो और क्वांटिटी मैच कराओ। हमने कहा सर कर लो, लो क्वांटिटी मैच कराई, 50 लीटर फिर कम निकला। क्वांटिटी कौन सी मैच कराई हमने? जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई वो प्लस जो क्वांटिटी बची हुई थी वो मिलकर बराबर बैठना चाहिए था ना। अब ट्रांजिट का लॉस भूल जाओ, ये मान लो कि 500 लीटर खरीदा था और 500 लीटर पहुंचा। कहानी को घुमा दो सर, ये अगर आप नहीं डिस्कस करेंगे तो लिखने में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लिख तो लेंगे ही, लिखने में क्या है, सब जगह लिखा हुआ ही है। 500 लीटर सर, इधर देखो, इधर 500 लीटर गुड्स खरीदे और मैडम कितने पहुंचे, 500 लीटर। उसमें से जो यूज हो गया प्लस जो अभी स्टॉक में बचा है, टोटल 500 होना चाहिए ना, 450 निकला। 50 जाने कहां गया? पता चला कि वो मशीन का टेम्परेचर एक दिन ज्यादा हाई हो गया था, तो 50 लीटर प्रोसेसिंग में लॉस हो गया। ठीक, कमिश्नर कह रहा है ये तो तुमने 50 लीटर का लॉस कर दिया, इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, माइनस करो। हम कह रहे क्यों सर? सेक्शन 16 में ये लिखा है कि माल प्राप्त हो जाना चाहिए, प्राप्त तो हो गया। अब उसके बाद वो प्रोसेसिंग में अगर लॉस भी हो जाए तो हमने कोई खुद थोड़ी खा लिया, हम क्या करें? तो बताइए क्या होगा? 450 का क्रेडिट मिलेगा या पूरे 500 का? पूरे 500 का। प्रोसेसिंग के लॉस का हमसे कोई मतलब नहीं। नियम यह कहता है कि हम माल खरीद लें और हमें रिसीव हो जाए तो बस काम हो गया। माल रिसीव होने के बाद अगर उसका प्रोसेसिंग में लॉस हो भी जाता है तो हमने प्रोसेसिंग करी ना उसकी। अब प्लांट में जाके वो खप गया और खत्म हो गया, खर्च हो गया, तो हम क्या करें? क्लियर सर? आइए लिखना शुरू करते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चंस हैं अभी, तो आपको अच्छा समझ आएगा। लिखिए, इसमें छोटे छोटे बुलेट बनाइए। गुड्स और सर्विसेज ऑन विच ITC नीड्स टू बी टेकन, जिस पर हमने ITC लेना है, मस्ट बी रिसीव्ड बाय अस, मस्ट बी रिसीव्ड बाय अस। ठीक है जी।
वो एक आगे रूल आने वाला है, लॉट्स। अगर हमने आधी सर्विस ले ली तो आईटीसी नहीं ले सकते आप। जब पूरी सर्विस फिनिश हो जाएगी आईटीसी तब मिलेगा। आपने इंटीरियर डेकोरेटर से कहा कि तू हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबका डेकोरेशन ले ले, तो बिल तो उसने बनाया एक 50 करोड़ 50 लाख रुपए का, और 4 अलग अलग फैक्ट्रियों में से एक का काम हो गया, दूसरे का काम रह गया। तो ऐसा नहीं है कि जिसका हो गया उसका लेते चले जाओ। जब सारा काम निपट जाएगा तभी आईटीसी मिलता है। क्लियर हो गई जी बात? ये पहला। सुनते रहिए आप। वो सुना है आपने प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, सेक्टर 15 नोएडा। प्रिया गोल्ड बिग कंपनी। प्रिया गोल्ड ने अमूल से मक्खन मंगाया, उसे रखा, पिघल गया, खराब हो गया। तो अगली बार प्रिया गोल्ड ने अमूल से कहा, अमूल मुझे ना 50 पेटी मक्खन चाहिए, लेकिन मैं अपने पास मंगा नहीं सकती, तू अपने पास ही रख ले, मेरे से किराया ले लियो जगह का। अमूल ने कहा, हाँ हम तो सोच ही रहे थे गोडाउन महंगा हो रहा हमारा किराए पे, तू दे दियो 10%। प्रिया गोल्ड बोली मैं 20% दे दूंगी, अपने यहाँ गोडाउन बनाऊंगी, फ्रीजिंग गोडाउन, ठंडक वाला, तो बड़ा महंगा बनेगा। तो क्या डिसाइड हो गया कि अमूल से माल खरीद के वहीं रख देंगे हम। ठीक, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वो माल भले ही फिजिकल ट्रांसपोर्ट होके नहीं पहुंचा हमारे पास, लेकिन जहां भी वो रखा है वो किसका है? हमारा ही है इफेक्टिवली। समझ गए सर आप? पक्का क्लियर हुई बात? मैंने माल खरीदा और खरीदने के बाद अपने प्लांट के गेट के अंदर पार करने की जगह वहीं रखवा दिया, उसे ही गोडाउन मान लिया हमने। पक्का क्लियर? तो बताओ उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक चैप्टर है जी, पॉइंट 2 लिखवाना है मुझे, वो भारी हो जाएगा, इसलिए पहले हल्के हाथ से समझ लो आप। हाँ, फ्रिज वाले में मिलेगा, वही तो केस है। हाँ तो अच्छा, आप कह रहे हो पिछले एग्जाम्पल में जब हमने फ्रिज खरीदा था तो आईटीसी इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो दुकान जहां पर फ्रिज रखा था वो आपका थोड़ी था, यहां तो आप किराए दे, वो जगह। दोनों कहानी में बड़ा फर्क है। आपने टाटा क्रोमा से फ्रिज खरीदा था, वो फ्रिज मान लो टाटा क्रोमा की फैक्ट्री में रखा भी था, तो भी वो जो जिस जगह रखा है वो जमीन आपकी है, तो फिर हम कैसे मान लें कि आपको मिल गया वो फ्रिज? इस केस में क्या हो रहा है, अमूल से मक्खन लिया और हम कह रहे हैं अमूल की बिल्डिंग में ही रखवा दिया, लेकिन हमने अमूल से क्या समझौता कर रखा है कि इतनी जगह हमारी हो गई, ये हमारा गोडाउन हो गया। राइट? आप टाटा क्रोमा से जगह बांट लो कि टाटा क्रोमा मुझे तो रोज फ्रिज खरीदने पड़ते रहते हैं, तू एक काम कर, अपने यहां से एक कोना मुझे दे दे किराए पे, मैं खरीद के यहां रखती रहूंगी, मेरा जब मन करेगा ले जाऊंगी। ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरे केस में यह हुआ था कि अमूल का गोडाउन फिजिकली हमने बांट लिया था, तो वो हिस्सा आपका जगह मान लिया गया। रूल में यह थोड़ी लिखा है कि आपके पटियाला वाले गोडाउन में आना चाहिए माल या मानेसर वाले में आना चाहिए। रूल तो यह कहता है कि आपको माल प्राप्त हो जाना चाहिए, चाहे इधर वाले गोडाउन में चाहे उधर वाले गोडाउन में। सुनो तो, लेकिन काम की बात अभी बची है। अब वो जीएसटी कमिश्नर आ गया, वो कह रहा है ये जो मक्खन खरीदा था तुमने, जिसका क्रेडिट ले लिया तुमने, कहां रखा है दिखाओ। सर चलिए चलते हैं। वो गाड़ी की चाबी से आपने गाड़ी का दरवाजा ऑन करा, वो कह रहा कहां चलिए? हमारे गोडाउन बगल में ही, बगल में ही चलो। हम अमूल के गोडाउन में चले गए। वो कह रहा जी ये तो अमूल का गोडाउन। नहीं नहीं, हमने शेयरिंग कर रखी है। अच्छा कहां? हमने कहा देखो ये वाला इलाका हमारा है। वो कह रहा जी मैं कैसे मान लूं? हम कह रहे सर ये देखो नेम प्लेट लगी है ना, अमूल ने नेम प्लेट लगा रखी है हमारी, दिस स्पेस ऑफ दिस मच स्क्वायर मीटर इज गिवन ऑन रेंट टू प्रिया गोल्ड बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब और क्या सबूत चाहिए? कमिश्नर कह रहा ये पट्टी तो 250 रुपए बनती है कनॉट प्लेस में, कोई कहीं लगा ले, इसमें क्या है? हम कह रहे तो और क्या चाहिए फिर आपको? वो कह रहा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा आपने। बच्चा कह रहा हाँ वो पढ़ा नहीं ना अभी। रूल ये कहता है सर कि अगर आप ये कहते हो
कि माल तो मुझे मिल गया, मैंने वो माल लॉरेंस रोड के गोडाउन में रख रखा है, वही जो अमूल का आधा हिस्सा आपने ले लिया, तो जीएसटी की पोर्टल पर जाकर वो एड्रेस अपडेट कराना पड़ता है कि मेरे ये 5 गोडाउन है, मेरी ये 10 फैक्ट्रियां हैं। ऐसे नहीं मानेगा। अब जिस कंपनी के आंगन में आप बैठे हैं उसका जीएसटी सर्टिफिकेट नीचे लगा हुआ है, अभी आज जाते हुए देख लेना आप, लाल रंग के नोटिस बोर्ड पे, उस पे प्लेस ऑफ बिजनेस का कॉलम है, उसमें 2-2 प्लेस ऑफ बिजनेस लिख रखे हैं। अगर उसमें 2 प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होंगे तो दोनों जगह आपका माना नहीं जाएगा, आपका प्लेस है ये। समझ गए सर आप? तो आईटीसी में मुझे क्या लिखवाना है, अगला लाइन, इसमें कंडीशन में कि माल रिसीव होने को चाहे इस गोडाउन में रिसीव हो जाए चाहे उस गोडाउन में रिसीव हो जाए, बस जहां भी रिसीव होगा वो जगह रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में अपडेटेड होना चाहिए। समझ आ गई बात? आइए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो बस वेबसाइट पर अपडेटेड चाहिए, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए। हो सकता है आपका खरीदा हुआ हो, लिखें आप receipt of goods will be considered valid only if goods are received and kept at registered or additional place of business, registered or additional place of business। क्लियर हो गई जी बात? नहीं, पहली बात तो मैंने, चलो दोनों केस बत कर लेते हैं, मैंने कुछ भी बोला हो, दोनों पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं। हमने फ्रिज बुक करा, लेकिन वो फ्रिज उनके पास उस मॉडल का उस रंग का था नहीं, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई पता नहीं एमडी ने जो कलर बुक करा है वो तो अभी है नहीं, बाद में आएगा। 2 महीने तक आया ही नहीं, तो आईटी से नहीं मिल रहा क्योंकि वो आया नहीं। दूसरे केस में मान लो दुकानदार के पास था, बस वो खाली डिलीवरी पेंडिंग है, तो भी हमारे पास कहां आया? तो इनवॉइस नहीं है तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सारी कंडीशन पूरी करनी है। क्लियर हो गई जी बात? चलिए अगला पॉइंट, when goods are received in lesser quantity, due to transit loss, when goods are received in lesser quantity due to transit loss, comma, normal loss shall be ignored and ITC will be available on full value. Whereas abnormal loss will be considered and ITC will be available on reduced value.
क्लियर हो गई जी बात? अगला पॉइंट पढ़े, मतलब इसी में सेम कंडीशन में अगला बुलेट। When goods are duly received, जब माल तो प्राप्त हो जाए ठीक तरीके से, but there is some processing loss thereafter. There is some processing loss. There is some processing loss thereafter. अगर कोई processing loss हो जाता है, comma, it shall be ignored. It shall be ignored and ITC will be available. ITC will be available on full value, irrespective of the fact, whether it is normal processing loss or abnormal processing loss. Normal processing loss or abnormal processing loss. क्लियर हो गई जी बात? अगला बुलेट इसी कंडीशन में, if goods or services are received on in lots or parts, हमने कुछ सामान खरीदा जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लॉट्स में आ रहा है, कॉमा, तो ITC will be available. ITC will be available only when complete set of lots and parts. Only when complete set of lots and parts is received. क्लियर हो गई जी बात? Complete set of lots and parts is received. इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि बिल पे 1000 यूनिट लिखी हैं, तो वो पूरी 1000 यूनिट जब तक रिसीव नहीं हो जाती आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। अगर 200-200 करके 5 बार ट्रक आना था तो उससे कह देते सेलर से कि वो 5 बिल बना दे अलग अलग, तो ये माना जाएगा कि 5 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, फिर तो पूरे पे मिल जाएगा। तुम बिल बना रहे हो 1000 का और यूनिट आ रही है 200, तो क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ठीक जी? हाँ, जब पूरा आ जाएगा तो इकट्ठा सारा मिल जाएगा। चलिए, कंडीशन 2 खत्म। 2 कंडीशन पूरी हो गई। अब है जी तीसरी कंडीशन, टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट छोटा सा पॉइंट है और बहुत कॉमन सेंस का पॉइंट है, आपको क्लियर हो जाएगा ये। लिखिए, आईटीसी शैल बी अवेलेबल ओनली इफ ITC shall be available only if the supplier from whom goods were purchased
द सप्लायर फ्रॉम whom goods or services were purchased has paid tax amount to government. Has paid tax amount to government. मतलब आईटीसी केवल तभी उपलब्ध होगा जब सप्लायर जिससे हमने सामान या सेवाएं खरीदी वो सरकार को टैक्स पे कर चुका होगा. लिखिएगा, इट मीन्स इफ सप्लायर हैज डिफॉल्टेड, it means if supplier has defaulted, in payment of tax, comma, suffering will come to buyer or receiver. Suffering will come to buyer or receiver. लिख लिया जी आपने. सफरिंग दुख, परेशानी, दर्द, पीड़ा. इसे लिख लीजिए, जरा समझ लेते हैं. इनकम टैक्स के चैप्टर में जो टीडीएस है वो इंटर में है कि फाइनल में है? तो मान लीजिए आपने नौकरी करी टाटा सन्स में, बंबई में. आपकी नौकरी लगी तो आपकी सैलरी जो 4 लाख रुपए थी उसमें से 40,000 काट लिए जाते हैं हर महीने. तो 360 ही मिलते हैं आपको. 3,60,000 की खुशी नहीं होती आपको. 40,000 का गम होता है आपको. इतना तो यार सारा खर्चा ठप है, बताओ. लेकिन जब वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है तो टाटा वालों ने वो पैसा आपका काटा होगा और इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करा दिया होगा. आप आईटीआर भरेंगे, आपको दिखने लगेगा, वह दिख ही नहीं रहा. अब ज्यादा दुख होने लगा आपको, है ना. पेड़ भी काटे और शहर भी नहीं बस पाया. तो वो पैसे जो हैं, अब आपने टाटा वालों से कहा, टाटा वाले बोले हो. अब उनकी तो हो गई हो, हमें तो टैक्स भरना पड़ेगा. हमें आईटीआर में अपनी जेब से टैक्स भरना पड़ेगा. हमने तो खुशी से दिखा दी हमारी सैलरी 3,60,000 रुपए आ रही है. तो आप सोचिए 12 36 लाख तो यही हो गए. पता नहीं कितना टैक्स बैठेगा. काश वो 10% टाटा ने काट के सरकार को जमा कराए होते तो उतने रुपए तो पहले से सरकार के पास होते. उतने रुपए तो हमें कम जमा करने पड़ते ना. टीडीएस का सिस्टम क्लियर है आपको? वही तो आईटीसी का सिस्टम है. और क्या है? आप कह रहे हो आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसमें 50,000 रुपए की पेमेंट में से 40 तो फ्रिज की है और 10,000 का टैक्स है. तो जब आप माइनस करने बैठे परचेज के रूप में इनपुट टैक्स को, तो सिस्टम में कहीं दिख ही नहीं रहा. जीएसटी की पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करने चाहिए, वो वहां पे कहीं दिख ही नहीं रहा. हमने खुद अपने मन से टाइप कर दिया 10,000. कर सकते हैं ऐसा. हमने लिख दिया कि हमने तो 10,000 रुपए फ्रिज में पे करे. चिट्ठी आ गई कमिश्नर की, ये कौन सा फ्रिज है भाई? हमने कहा ये देखो टाटा क्रोमा से खरीदा है, ये रहा बिल, देख लो. वो कह रहा फ्रिज का, ये रखा. जो शर्तें पिछली थी वो पूरी कर दी हमने. लेकिन वो कह रहा भाई पता नहीं टाटा क्रोमा तो जो है उसने तो कोई टैक्स हमें पे नहीं करा इस रेफ्रिजरेटर का, इस बिल का. हम कह रहे हैं कमिश्नर साहब तो वो टाटा क्रोमा से पूछो ना, आप मेरे को 10,000 माइनस करने से मना क्यों कर रहे हो? कमिश्नर कह रहा जी ऐसा ही है, पाप कोई कर रहा है, भर कोई और रहा है. गलती कर रहा है सेलर, रिटर्न ना भर के या हमारा वाला परचेज ना दिखा के सेल. उसने पैसे 10,000 बचा लिए अपनी जेब में और सरकार को टैक्स जमा नहीं करा. लेकिन सर हम कुछ नहीं कर सकते. वो तो फ्रिज का आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब वो सेलर जो है अपना रिटर्न भरेगा. अब आप गए क्रोमा के पास,
तो क्रोमा के खिलाफ आप सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते सिवाय सरकारी शिकायत के। आप सरकार को चिट्ठी लिख दो अपने दुख भरी कि देखो सेलर कैसा है, देखो तो क्या कर रहा है, देख लो सर, आप देख लो बस। अब हम कुछ नहीं कर सकते। गैर कानूनी तरीके से तो कुछ भी कर लो, लेकिन कानूनन कोई उपाय नहीं है। समझ गए सर आप? सरकार ने ऐसा रूल ही क्यों बनाया? फिर इस सरकार ने ऐसा रूल इसलिए बनाया कि आप प्रमोट होंगे, आप मोटिवेट होंगे उसी सेलर से खरीदने के लिए जो जीएसटी कंप्लाइंट है, जो जीएसटी में फुलफिल करता है। एक ही बार तो घोटाला कर देगा टाटा क्रोमा आपके साथ, आगे से कभी आप क्रोमा से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपका आईटीसी वो काट तो लेता है लेकिन वो जमा करता नहीं। समझ गए सर आप बात? ये तो ये इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता सर। सफरिंग एक की दूसरे पर जाएगी जाएगी, ये कंडीशन हो गई। लिखिए कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4, पेमेंट फॉर परचेजेस। पेमेंट फॉर परचेजेस लिखिएगा पहला बुलेट। When purchases are done on credit, when purchases are done on credit, जब उधार में माल खरीदा जाता है, कॉमा, ITC can be availed immediately। ऐसा नहीं है कि जब आप पेमेंट करेंगे तब आईटीसी मिलेगा, आईटीसी तुरंत ले लो आप। आईटीसी कैन बी अवेल्ड इमीडिएटली, बट पेमेंट टू सप्लायर must be made, payment to supplier must be made within 180 days from the date of invoice। 180 days from the date of invoice। अगला पॉइंट, if ITC is already taken, the same shall be reversed। If ITC is already taken, the same shall be reversed upon expiry of 180 days। एक और पॉइंट लिखिए, however ITC can be taken again, ITC can be taken again when, ITC दोबारा ले सकते हैं जब, when payment is made to supplier। When payment is made to supplier। ये क्या है भाई? इसके भी बहुत नोटिस आ रहे हैं। जो छोटे छोटे रिमोट एरियाज हैं उसमें तो इसके बहुत नोटिस हैं। अखबार की खबर है कि तकरीबन 34% नोटिस जो देश में इशू हुए, 34%, वो 180 के नोटिस हैं। आदमी कह रहा है यार 180 होता क्या है? देखिए भाई साहब, क्या मैसेज आया जीएसटी से। सबको ना
कोई भी नियम जो सरकार का है सबको हलवा लगता है। जीएसटी के जो वो है क्या कहते हैं प्रैक्टिशनर भारत में, वो इतने ज्यादा हो गए, हर आदमी जीएसटी भरता है भाई साहब, हर आदमी। एक जमाना था जब आईटीआर के स्टिकर लगते थे, 500 रुपए में आईटीआर भरवाए। आई वॉज हैविंग गोलगप्पा और ना दुकान, वहां गोलगप्पे के ठेले पे वो लिखा है 500 रुपए का आईटीआर भरवाए। मैं कहा बिल्कुल ही हटा अभी अभी तुरंत। तो कहा क्या हो गया? मैं कहा वो बाद में बताऊं, पहले इसको हटा। उसे देख देख के ना आग लगती है। ऐसे लोग जो जीएसटी का रिटर्न वन टच समझ के भर देते हैं, ऐसे लोगों को ये वाली नोटिस से प्रॉब्लम होती है जब आता है। तो शुरू में तो सब आनंद है, रिटर्न भरते समय कौन देख रहा है? अरे जब आप रिटर्न भर रहे हैं और आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप कभी फाइल खोल के देखते हैं कि आपके क्लाइंट ने जो कहा है कि मैंने ये खरीदा, वो चलो सिस्टम, दुनिया क्या करती है ना, वेबसाइट पे दिख जाता है कि आपने क्या खरीदा। तो दुनिया को क्या लगता है, जो इसमें दिख रहा है वो तो एलिजिबल है ही। अरे कैसे एलिजिबल है? वो तो कंप्यूटर को क्या पता है यार तुमने पैसे दिए नहीं दिए उसे। वो तो कह रहा है हाँ तुमने फ्रिज खरीदा था, लेकिन हमें पता है ना कि हम 6 महीने के उधार पे लेकर आए फ्रिज। जब पैसे दे दोगे ना पूरे, तब क्रेडिट लेना, वरना वहां दिखते रहने तो बार बार कोई बात नहीं, दिखता रहेगा वो हमेशा। समझ गए सर हम? अब मान लो हमने क्रेडिट तो आज ले लिया, ये सोचकर कि हम पेमेंट कर देंगे, नहीं कर पाए तो चुपचाप जब 180 दिन हो जाए ना, खुद ही क्या कर दो, उसे रिवर्स कर दो। एक रिवर्स का बटन होता है पोर्टल पर, जितने रुपए का तुमने माइनस करा वापस उतने रुपए से लायबिलिटी को प्लस कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं 2-3 साल बाद चिट्ठी आई ना, तो प्यार से ब्याज ले लेगी वो आपसे सरकार। पैसे देते नहीं है और क्रेडिट चाहिए पूरा। अच्छा, हम उससे पूछ रहे हैं कमिश्नर से कि हमने क्रोमा से उधार फ्रिज खरीदा, ठीक, अब वो उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, चाचा लग रहा हमारा क्रोमा, वो कह रहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 4 साल में दे दियो पैसे। तुमको यार क्या प्रॉब्लम है सरकार को? सरकार कह रही है मुझे प्रॉब्लम है। क्रेडिट उसे मिलना चाहिए जिसने दर्द सहा है। जब तूने टैक्स का पेमेंट सेलर को करा ही नहीं अभी, तो तूने 2 बैंक अकाउंट कहां से एंट्री मार ली? तेरे को दर्द कैसे हो गया भाई अभी? जब उसे पेमेंट क्लियर करेगा ना तभी मिलेगा आईटीसी, उससे पहले नहीं मिल सकता। ठीक सर, हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में कभी तो दिल करा पैसे देने का, आज देने चले गए हम फ्रिज के पैसे। अब क्या होगा बताओ? अब आईटीसी वापस मिल जाएगा। समझ गए सर हम? पक्का क्लियर? चलिए, अगली कंडीशन तो लिखवाने लायक है नहीं, लेकिन लिखनी तो है ही। लिखिए सर, कंडीशन 5, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। कंडीशन 5, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। जीएसटी का रिटर्न फाइल करने के बाद ही आईटीसी मिलेगा। अब ये तो सिंपल लॉजिक है ना भाई, रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे मिल जाएगा? लिखो आप, आईटीसी शैल बी अलाउड only when both supplier as well as receiver have filed applicable GST returns. Have filed applicable GST returns. APPLI मतलब जो भी हमारे ऊपर अप्लाई होता है। जीएसटी रिटर्न तो बहुत सारे हैं हमारे ऊपर, जो जीएसटी रिटर्न अप्लाई होता है हर व्यापारी के ऊपर एक जैसा जीएसटी रिटर्न अप्लाई नहीं होता। जब हम जीएसटी की वेबसाइट पे जाकर अपनी जानकारी देते हैं कि हमने कितनी सेल करी, कितनी परचेस करी, तो कोई क्वार्टरली भरता है, कोई एनुअली भरता है, कोई मंथली भर रहा है, तो सबका फार्म नंबर अलग अलग है।
तो जो हमारे ऊपर अप्लाई होता है वो हमने भरना है, और वो हमने नहीं भरा तो बस कलेश है। क्लियर हो गई जी बात? बस एक बच्चा है आखिरी, उसे और घुमा दीजिए। चलिए सर, आखिरी शर्त बची है, बस फिर उसके बाद सभा समाप्त करेंगे। अंतिम कंडीशन नंबर 6, और काम की का शर्त है अच्छी। कंडीशन 6, हाँ वो तो बस बेफालतू की बात है ना, वो तो रिटर्न भरना चाहिए, हाँ भरना चाहिए। डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। ये आखिरी कंडीशन है, डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। अब जरा फिर अकाउंटेंसी के जगत में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी आपने। सर 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी आपने, जिस पर 1,80,000 रुपया का जीएसटी आपने पे करा, तो कुल 11,80,000 रुपया मशीन खरीदने में आपने पे करे। कृपया जर्नल एंट्री बनाएं। अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले बताइए ये बात समझ आई आपको? आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, तो जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते थे वैसी फिक्स्ड एसेट की एंट्री कर दो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट 11,80,000 रुपए। ठीक सर, इसमें क्या होगा बताइए? 1,80,000 का तो इनपुट टैक्स मिल जाएगा हमें आउटपुट में से माइनस करने के लिए, और जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा? 1180 पर या 10 लाख पर? क्योंकि एस मशीनरी की वैल्यू तो हमने 10 लाख डेबिट करी है। इतना समझ आ गया? ये ऑप्शन है सरकार का। आपने जनरल एंट्री समझ ली, हाँ या ना? तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो किस पर लगेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख पर, क्योंकि मशीन की वैल्यू तो 10 लाख है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है, यहां पर सेक्शन 16 आपको कहता है एक और रास्ता भी है, एक और ऑप्शन भी है, वो सुन लीजिए क्या है। कृपया सुनिए। एक ऑप्शन ये है कि मान लीजिए 1,80,000 रुपए का आप इनपुट नहीं लेना चाहते। ठीक, 1,80,000 का आप इनपुट नहीं लेना चाहते, या फिर नहीं ले सकते किसी वजह से, बिल खो गया, ठीक है, मशीन अभी आई नहीं, ठीक, या तो नहीं लेना चाहते या फिर नहीं ले सकते। तो आप क्या करो, 1,80,000 का जब इनपुट मिलेगा नहीं तो मशीन की वैल्यू में ऐड कर दो, तो 10 लाख रुपए की मशीन में 1,80,000 और जोड़ दो। मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख से करा था ना, मशीन अकाउंट डेबिट 1180 से कर दो। अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? वो बात खत्म, नमस्ते। आपकी चॉइस है कि जो टैक्स की वैल्यू है या तो उसको इनपुट टैक्स मानकर अलग रखो, फिर उस पर डेप्रिसिएशन मत लगाना, डेप्रिसिएशन लगेगा मेन वैल्यू पर, और अगर उसको मशीन की वैल्यू में ऐड करोगे तो फिर इनपुट नहीं मिलेगा लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ गए सर आप? ये बात लिखनी है, बस लिखिए। क्या दोनों में से क्या लें? वो तो डिपेंड करता है इनकम टैक्स के रूल क्या चल रहे हैं। अगर आप उसको एसेट की वैल्यू में जोड़ देते हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स हमारा कम हो जाएगा, और यहां पर जीएसटी कम हो जाएगा। तो दोनों में से जिसका रेट हाई हो उसे कम कर दो। हाँ, आइए सर,
input tax paid on purchase of capital goods. Input tax paid on purchase of capital goods input tax paid on purchase of capital goods is generally not added in the cost of capital goods. Generally not added in the cost of capital goods, है ना सर? However, it is a matter of choice. However, it is a matter of choice that we may add input tax value input tax की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं in the cost of capital goods in the cost of capital goods and depreciation will be applied on whole value. Depreciation will be applied on whole value. क्लियर हो गई जी बात? क्लियर? अब इस पर आधारित प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अगली मुलाकात में करेंगे. थैंक यू सो मच. हाँ, तो नहीं मिलेगा जब हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया तो वो लिख देते हैं, कोई नहीं. If input tax is added in cost of capital goods, credit becomes unavailable. Right? Okay. Thank you so much.